हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में आपको एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ये मेरे पास बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं, तो मैंने सारे डाउट्स को एक वीडियो में इकट्ठा करा है। एंड इसके बाद आपको एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, फीस स्ट्रक्चर कंप्लीट 4 ईयर का क्या रहेगा, ट्यूशन फीस एंड अलोंग विद द हॉस्टल चार्जेस, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टाइपेंड, जिसको स्टूडेंट सैलरी भी बोलते हैं, वो आपको कितना मिलता है एंड कितनी सीट्स होती हैं, कौन से एम्स में आपकी बीएससी नर्सिंग कराई जाती है, कौन से एम्स में आपकी पैरामेडिकल होती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कब तक होती है, कितने साल तक होती है, उसमें क्या सैलरी होती है, और अगर हमें परमानेंट जॉब करनी है एम्स में एज अ नर्स और अ पैरामेडिक तो हमें क्या करना होगा, और परमानेंट जॉब की सैलरी कितनी होती है। सो ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिसका मैं आंसर करूँगी इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा रिगार्डिंग एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो गाइस, हमारा फर्स्ट टॉपिक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले मैं बात करूंगी एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के बारे में। सो गाइस, एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, ठीक है। मेल्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, मैं वीडियो में ये आपको क्लियर कर रही हूँ, आप फिर भी कमेंट में मुझसे पूछ रहे हो कि मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई और नॉट। तो मेल कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ फीमेल के लिए ही होता है। दूसरा, उन्हीं फीमेल्स के लिए ये होता है जिन्होंने अपनी 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में 55% मार्क्स गेन किए होंगे, ठीक है। 55% मार्क्स फॉर यूआर कैटेगरी एंड ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड 50% मार्क्स फॉर एससी एसटी, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 21 एज के बाद आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका बीएससी नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और कोई डाउट आई थिंक नहीं आना चाहिए आपको इसके रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं एम्स पैरामेडिकल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें फीमेल एंड मेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनके 12th में PCE यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के साथ आपकी या तो बायोलॉजी हो या फिर मैथ हो, इन दोनों में से कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, ठीक है। चाहे मैथ हो चाहे बायोलॉजी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनमें अगर आप यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 50% मार्क्स रिक्वायर है, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है। आई होप मैंने आपको समझा दिया है कि आपका जो पैरामेडिकल है उसमें आपका साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है। बायो है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेल एंड फीमेल दोनों ही इस चीज़ को कर सकते हैं। और एज का दोनों में सेम होता है 21 ईयर। एससी एसटी के लिए ये थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है 2 to 3 ईयर, और बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड यूआर के लिए ये 21 ईयर्स तक होती है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है इसका। तो गाइस, जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में दोनों में सेम होता है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, आपको वो फिल करने हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के बाद आपको ए टाइमिंग एंड वेन्यू दिया जाएगा जहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको किस प्रायोरिटी पे कौन सा कॉलेज चाहिए है। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी काउंसलिंग फॉर्म में, एंड देन आफ्टर आपको कॉलेज अलॉट होगा। इन केस आपको फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको ओपन राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो यहाँ जो मैंने ये कितना लंबा प्रोसीजर बताया, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं आपको समझा दूँ। जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का अलग अलग होता है।
ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल कैंडिडेट आई, उन्होंने एक फॉर्म फिल कर दिया और उनको लगा कि उनके दोनों फॉर्म फिल हो चुके हैं, पैरामेडिकल का भी और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का भी। सो ऐसा नहीं है, आपके अलग अलग फॉर्म होते हैं इनके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जैसे बीएससी नर्सिंग 7 एम्स में होता है तो हर एक के लिए आपको फॉर्म फिल करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक फॉर्म फिल करना है। काउंसलिंग के टाइम पे आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। उस टाइम पे आपको एम्स के जो 7 एम्स के नाम हैं उनमें से 2 या 3 नाम आपको सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ऐसे अलग से फॉर्म फिल नहीं करने हैं हर एक एम्स के, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म्स आप फिल कर दोगे, उसका एक लंबा प्रोसीजर होता है। पहले आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, देन आफ्टर आपकी करेक्शन विंडो होगी। अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं होता है तो उसके बाद आपका एक जनरेशन कोड रिलीज़ होता है फाइनल, फिर रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। देन आफ्टर आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है। तो एडमिट कार्ड आने के बाद जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका होगा तो रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट किस फॉर्म में आता है, आपको एक लिस्ट दी जाएगी। लिस्ट में 2284 बच्चों के नाम होंगे, ठीक है। इतने बच्चों के नाम होंगे। ये 2284 क्या है, ये आपकी जितनी भी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की सीट है उनका 4 टाइम्स मल्टीपल है। यानी कि एम्स वाले क्या करते हैं, एक सीट के लिए 4 बच्चों को बुलाते हैं, ठीक है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपकी रैंक 2200 है तो आपका उस लिस्ट में नाम नहीं होगा। अब आपको एक क्वेरी आई होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तो मैंने बोला कि उस लिस्ट में नाम होगा 2284 रैंक तक, ठीक है। और अगर आपकी यूआर कैटेगरी में रैंक, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपकी यूआर कैटेगरी में रैंक 2200 है तो आपका उस लिस्ट में नाम नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो 571 सीट्स हैं वो रिजर्व भी होती हैं कुछ कैटेगरीज में। जैसे मान लो आपकी SC ST कैटेगरी हो गई और OBC कैटेगरी हो गई, EWS कैटेगरी हो गई और फिर आपकी यूआर कैटेगरी हो गई, इनमें ये सीट डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो गाइज जिसका भी रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में नाम होता है उसके बाद काउंसलिंग फॉर्म आते हैं, वो उनको फिल करते हैं। 1000 रुपीज़ फीस होती है काउंसलिंग फॉर्म की। एंड फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग होती है वो आपकी ऑनलाइन होती है, ओपन राउंड होती है वो ऑफलाइन होती है। सो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसका लिस्ट में नाम है, ठीक है। और उनको कॉलेज जो चाहिए अगर वो उनको मिला है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो सेकंड राउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही वो ओपन राउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, अगर उनको चेंज भी कराना है तो वो सेकंड राउंड में अप्लाई कर सकते हैं और ओपन राउंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये गाइस, जब आप फर्स्ट राउंड में आपको जब कॉलेज मिल गया है और अगर आप चेंज कराते हैं सेकंड राउंड में तो आपको वो सीट छोड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें तो मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ कन्फर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। सेकंड राउंड में वो एलिजिबल होते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया हो। अगर किसी ने बाय चांस मिस्टेक से रह गया कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए वो, तो वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड काउंसलिंग में सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है, ठीक है। तो अभी ओपन राउंड काउंसलिंग होती है आपकी ऑफलाइन एम्स दिल्ली में जाकर। इससे पहले जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड हुई थी वो आपकी ऑनलाइन हुई है, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉलेज मिल गया है, आपको कॉलेज चाहिए है तो फिर आपको उसको चूज़ करना है और आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाना होता है, ठीक है। काउंसलिंग के टाइम पे नहीं जाना होता है, डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम पे आपको जाना होता है। सो जब ओपन हाउस काउंसलिंग होती है तो उस टाइम पे जिसका मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं है, जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है या नहीं है, वो सभी उसके लिए एलिजिबल होते हैं ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए। सो आप लोगों को काउंसलिंग का प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। काउंसलिंग में आपका ओपन हाउस काउंसलिंग में सब एलिजिबल होते हैं। वहाँ पे आपको कैटेगरी रैंक के बेसिस पे पहले एडमिशन मिलता है ओपन राउंड काउंसलिंग में और फिर बाद में जैसे मान लो ओबीसी की कुछ सीट रह गई है वो लास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं फिर वो जनरल कैटेगरी में, ठीक है। सो गाइज ये था आपका पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर, मैंने आपको बता दिया है। जब आपकी 21 की काउंसलिंग फॉर्म आएंगे तब भी मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूंगी, डोंट वरी। चलिए अभी हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि हमारा काउंसलिंग से एडमिशन हो गया, अभी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर बोथ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल, आपका पूरे जो 4 साल आप पढ़ते हो हॉस्टल का जो है, मेस का जो है, टोटल 10,000 होता है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उसमें इंक्लूड होता है, ऑल द चार्जेस वेर इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। 10,000 मैक्सिमम फॉर ऑल द 4 ईयर्स, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए भी और पैरामेडिकल के लिए भी, ठीक है। दूसरी बात आती है स्टाइपेंड।
जिसको हम स्टूडेंट सैलरी भी बोलते हैं, वो कितनी होती है एम्स में? तो गाइस वो आपकी हर मंथ 500 रुपीज़ होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपको हर मंथ मिल रही है, वो आपके 1 ईयर की एक साथ आती है आपके अकाउंट में। तो आपके जो टोटल 6000 रुपीज़ आपके अकाउंट में एक ईयर में आ जाते हैं, ईयर के लास्ट में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीट्स के रिगार्डिंग। सीट आपकी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपकी टोटल सीट होती है 571, जैसा कि मैंने पीछे बताया है आपको। और टोटल 7 एम्स में अभी तक एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग को कराया जाता है। 7 एम्स कौन कौन से हैं? दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, रायपुर, जोधपुर, ऋषिकेश एंड पटना, ठीक है। ये 7 एम्स हैं जहाँ पे आपका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कराया जाता है। उसके बाद पैरामेडिकल की जो सीट्स हैं दैट इज़ 171 सीट्स एंड ये आपका दिल्ली, ऋषिकेश और भुवनेश्वर में अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कितने साल तक मिलती है और उसमें कितनी सैलरी होती है। सो गाइस फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल बोथ आपको 2 to 3 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मिलती है एम्स में। एंड आप जहाँ पर परस्यू कर रहे हो आपको वहीं एम्स उसी एम्स में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब मिलती है। जैसे मान लो आप जोधपुर में 4 ईयर बीएससी किए, सो आपको वहीं पे जॉब मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस आपकी 2 to 3 ईयर की होती है और उसमें जो आपकी सैलरी होती है दैट इज़ अराउंड 35 to 40,000 रुपीज़, ठीक है, पर मंथ। उसके बाद अगर आपको वो जॉब स्टेबल रखनी है तो उसके लिए आपको नॉरकेट का एक एग्ज़ाम है वो देना होता है। वो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस से पहले भी दे सकते हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस करते टाइम दे सकते हो या फिर बाद में दे सकते हो। नॉरकेट का एग्ज़ाम आपको देना होगा, उसके बाद आपको परमानेंट जॉब मिलेगी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में भी और पैरामेडिकल में भी। इसमें आपकी जो सैलरी होगी परमानेंट में दैट इज़ अराउंड 72,000 to 80,000, ठीक है। सारे अलाउंस वगैरह कट के ये 72,000 अप्रोक्स होती है। सो आपकी सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी होती है। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप एम्स से परस्यू कर रहे हो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी होगी, पर एम्स जैसी नहीं होगी, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अदर आपकी ठीक होगी क्योंकि वहाँ पे आपके स्किल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, तो इस वजह से जो आपकी सैलरी है औरों के कंपेयर में अच्छी होगी, लेकिन एम्स जितनी नहीं होगी। आपके अराउंड 20,000 मैक्सिमम हो सकती है इन प्राइवेट सेक्टर। बट आप लोग गवर्नमेंट का ही प्रायोरिटी रखिए अगर आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कर रहे हो तो, और गवर्नमेंट में भी स्पेशली एम्स। अदर गवर्नमेंट मेडिकल को अगर हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो आपकी स्टार्टिंग रेंज होती है 30,000, ठीक है, और बाद में बढ़ के वो आपकी 40-60 ऐसी चली जाती है। लेकिन आपकी एम्स में डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही जो आपकी रेंज है दैट इज़ 72,000। तो आप लोग प्रेफर करिए कि आप नॉरकेट को क्लियर करें। ऐसा नहीं है कि आपको स्टेबल जॉब मिल जाएगी 4 साल बाद, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, आपको नॉरकेट के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी है, तभी आपका आगे एक स्टेबल जॉब आपको मिल पाएगी, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी और कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।